देखो स्कैटरिंग, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर जो होता है वो किसी भी एटम के द्वारा एक्सरे के स्कैटरिंग के तथा साथ ही साथ में एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रे scattered by an electron, इनके रेशियो के बराबर होता है टोटल स्कैटरिंग फैक्टर, सॉरी एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये इसके बराबर होता है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, एटॉम के अंदर हमने जो फॉर्मूला लिखा था तो उसमें आपको मालूम हो फॉर्मूले के अंदर एफ का मान क्या था आपके e की पावर आयोटा 5 रॉ डीवी था। अब देखो रॉ डीवी किसको वजह से करता है, आपके उस एकम या उस अल्प आयन के अंदर जो आपने आवेश का वितरण किया है उसके अनुपात को वजह से करता है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि मेनली आपको निकालना क्या पड़ेगा, डीवी का मान। फाई का मान तो हमने पहले पढ़ लिया, फाई का मान क्या था 2 पाई अपॉन 4 पाई अपॉन लैम्डा sin साई cos थीटा, इसके बराबर उसकी वैल्यू थी। ये कहां से निकली थी, ये आपके लावे की इक्वेशन से निकली थी, जो हमने n लैम्डा या विवर्तन के लिए जो शर्त पड़ी थी उससे निकली थी। अब उसके बाद आपकी वैल्यू डीवी। अब देखो डीवी वैल्यू जो निकालोगे आप किसके लिए निकालोगे, डीवी वैल्यू आप आयतन किसका लोगे, आयतन आप लोगे गोले का आयतन, मतलब आप, क्योंकि आपको मालूम है जो परमाणु है उसको आप अगर एक गोलाकार आकृति में मानते हो तो उस गोलाकार आकृति में जो ये परमाणु है उसके अंदर हमने आयतन आवेश का नजर लिया रॉ डीवी। तो यहाँ पे आयतन भी जो लिया जाएगा ना वो उस गोलाकार आकृति के का ही आयतन टोटली। अगर आपको एटॉमिक फ्रैक्शन निकालना है, ये एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस गोले के आयतन को लेना पड़ेगा, उस गोले के आयतन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनसे जो स्कैटरिंग होगी एक्सरे की उसके मान हमें मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये जो डीवी आयतन लेते हैं, तो अगर आपको मालूम है गोला है स्फीयर है तो वो एक समान रूप से क्या होता है उसके अंदर आयतन उसकी आकृति निश्चित है, उसमें एक समान रूप से अगर आवेश का वितरण हो या ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको मालूम है कि जो गोला होता है वो अलग अलग चक्तियों से मिलकर बना होता है, अलग अलग रेडियस की चक्तियों से, मतलब 0 से लेकर r रेडियस तक की अगर हम अलग अलग चक्तियों को जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में एक गोली आकृति मिलेगी। तो वैसे ही एक गोली आकृति, मतलब अगर आप एक चक्ति के लिए उसका मान ज्ञात कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी आपको ये नहीं मालूम कि उस एटम की रेडियस वगैरह किसी के बारे में नहीं मालूम है, इस वजह से आप देखोगे जो पोजीशन वेक्टर आपके है उसका मान 0 से लेकर कहां तक लिया गया इंफिनिट, परंतु यहाँ पे जो r वेक्टर है वो क्या है, दो अलग अलग आवेश, मतलब एक तो मान लो यहाँ पे कोई आवेश उपस्थित है और दूसरा यहाँ पे सेंटर के बीच, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इन दोनों के बीच की दूरी भी ले सकते हो। और मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस परिधि के ऊपर स्थित हो तो उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ पर ये आ गए, ठीक है, आपने एक तो ये ले ली। दूसरी चीज ये कि यहाँ से आप जब एक शक्ति का निर्माण करोगे, ठीक है, तो उस शक्ति के लिए आप उसकी मोटाई लोगे, मोटाई उसका मान इसकी मोटाई को लोगे तो ये डी आर, ठीक है, मतलब हाइट बोलो या फिर मोटाई बोलो विड्थ बोलो, फिर ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो आपने रेडियस ली उसको भी आप क्या मानोगे आर डी थीटा, ठीक है। तीन चीजें आपने इसमें नोट की थी, एक तो किसको नोट किया था, एक इसके अंदर आपने नोट की थी इसकी लेंथ, अगर हम इसको खोल देंगे तो इसकी लेंथ आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक की हमने जो ली थी एंगल थीटा बनाते तो वो क्या मान था आर साइन थीटा, तो यहाँ से उसकी वैल्यू जो आई थी वो क्या थी 2 पाई आर साइन थीटा के बराबर आई। उसके बाद हमें इसके अंदर क्या लेनी थी, इसकी विड्थ लेनी थी, तो वो तो क्या होगी आर डी थीटा के बराबर होगी चेंज एंगल जो होगा उसके आधार पर, और लेंथ के बाद में आपकी आ जाती है हाइट, मतलब ये कितनी ऊंचाई, ये मानता नहीं है। अब देखो कुल मिला के ये है कि आपको इतना मालूम है कि जो परमाणु आप रियलिटी में देखा जाएगा तो आप जितना भी इसके अंदर वर्क करोगे तो सारे के अंदर आप परमाणु को किस आकृति का मान के चलोगे, एक गोलाकार आकृति का मान के चलोगे। तो उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो परमाणु है जो गोलाकार आकृति है तो उसमें परमाणु की रेडियस जो ये गोलाकार आकृति है उसके अंदर डायरेक्टली आप इसके अंदर किसी भी चीज की वैल्यू या फिर इसके वॉल्यूम का यूज करके आप क्या नहीं निकाल सकते, आप स्कैटरिंग फैक्टर को नहीं निकाल सकते। इस वजह से क्या किया जाता है, कोई भी एक स्मॉल, क्योंकि आप देखो गोलाकार आकृति है तो हमको मालूम होगा कि जो गोलाकार आकृति होती है वो अलग अलग रेडियस की शक्तियों से मिलकर बनी होती है। तो अगर हम ओनली और ओनली एक शक्ति को ले लें और उस एक शक्ति के
आयतन के आधार के ऊपर अगर हम क्या कर ले, उस एक शक्ति के आयतन के आधार के ऊपर अगर हम उसका स्कैटरिंग फैक्टर का क्या कर लेंगे, टोटल इंटीग्रेशन कर लेंगे रेडियल वॉल्यूम के सापेक्ष, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, इसका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का मान पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो ये वॉल्यूम था वो dV बराबर आपके क्या आया था, 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा डी। ठीक है ना। यहाँ पे इस dV, ये जो dV आयतन है ये आपकी क्या है, इसके अंदर जो एक शक्ति है उसके आयतन को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब अगर आप एक शक्ति का आयतन लेते हो तो उसके पश्चात आप किसी रेंज तक 0 से r रेडियस, क्योंकि अब फिक्स नहीं है कि कितनी रेडियस है वो आपको कुछ भी मालूम नहीं। मान लो कि 0 से r तक भी लो, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम, क्योंकि आपको मालूम है कि जो एटम्स है उनके अंदर आप क्रिस्टल है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एक एटम होगा नहीं, एक से अधिक एटम होगा, तो उनके बीच की डिस्टेंस भी आप देखोगे तो एक एटम से दूसरे एटम, तीसरे एटम, ऐसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो क्रिस्टल की आकृति तो क्या है आपको मालूम है, उसकी लंबाई तो इनफिनिट तक आप लेते हो। तो इस कंडीशन में यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, उसका r का मान हम कहां से कहां तक लेते हैं, 0 से इनफिनिट तक लेते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज आपने स्मॉल शक्ति ली और उस शक्ति का रेडियस क्या है, dV बराबर 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा dr है। तो इस कंडीशन में जो ये f है इसका मान जो निकला था वो क्या था हमारे 0 to पाई 0 to इनफिनिट e आयोटा कोष्टक में 4 पाई अपॉन लैम्डा sin cos थीटा डॉट 2 पाई rho r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d। अब देखिए अब क्या करना है इसके अंदर, अब इसके अंदर हमें जो एक इसके अंदर बच गई 4 पाई लैम्डा अपॉन साइन से और cos थीटा। अब ये देखो अगर आप इसके अंदर कुछ कंसीडर करोगे तो यहाँ से कंसीडर हमने किया था, तब उस कंडीशन के अंदर हमने साइन थीटा और इस cos थीटा के बीच में रिलेशन जो मिला था म्यू के रूप में, हमने एक लेटेस्ट कंसीडर किया था उसके आधार के ऊपर, जिसमें हमने क्या माना था, अगर हम क्या कर लें आयोटा म्यू r cos थीटा को क्या मान लें, सॉरी म्यू को हमने क्या माना था 4 पाई अपॉन लैम्डा sin। ठीक है। तो ये इक्वेशन जब उस कंडीशन में चेंज होगी वो क्या होगी 0 to पाई 0 to इनफिनिट e की पावर आयोटा म्यू cos थीटा डॉट 2 पाई rho r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d। अब ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन में देखो आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ जब हम करेंगे तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्टली इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए करस्पॉन्डिंग हमें कुछ कंडीशंस को मानना पड़ेगा, जिसमें हम मान लेते हैं कि आयोटा म्यू r cos थीटा जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर। तो उस कंडीशन के अंदर आयोटा म्यू r sin थीटा d थीटा किसके बराबर हो जाएगा, dx के बराबर हो जाएगा। यहां से sin थीटा d थीटा क्या आ जाएगा आपके माइनस के 1 अपॉन आयोटा म्यू r dx के बराबर। ठीक है। लिमिट भी किस तरीके से चेंज होगी, लिमिट में आप देखोगे तो उस कंडीशन में जब थीटा का मान 0 होगा तब आपके x का मान किसके बराबर होगा, आयोटा म्यू r के बराबर होगा, और जब थीटा का मान किसके बराबर होगा, पाई के बराबर, तब x का मान क्या होगा, माइनस का आयोटा म्यू r होगा। ये दोनों चीजें किसमें ले दो, इस इक्वेशन में जो आपके एटॉमिक एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है उसके अंदर, यहां से ये f बराबर जो है वो किसके बराबर वैल्यू आएगी 0 to इनफिनिट r स्क्वायर dr 0 to आयोटा म्यू r से माइनस के आयोटा म्यू r e की पावर माइनस x प्लस x अपॉन
आयोटा म्यू आर माइनस ऑफ dx की वैल्यू। ठीक है, अभी स्टार्ट हुई। अब देखो नॉर्मल इंटीग्रेशन ही चल रहा है और कुछ भी नहीं है। इसमें f बराबर क्या है 0 टू इनफिनिट r स्क्वायर dr आयोटा म्यू r माइनस का आयोटा म्यू r e की पावर x अपॉन आयोटा म्यू r। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो उस कंडीशन में देखो f का मान किसके बराबर आएगा, f इज 0 टू इनफिनिट r स्क्वायर dr माइनस के आयोटा म्यू आर से आयोटा म्यू आर कोष्टक में e की पावर x अपॉन आयोटा म्यू आर dx आ गया। अब देखो अब इसमें क्या करो, इंटीग्रेशन करो, तो ex का इंटीग्रेशन करोगे तो ex की वैल्यू प्राप्त होगी, f बराबर क्या आएगा आपकी 0 टू इनफिनिट r स्क्वायर dr अपॉन आयोटा म्यू आर t की पावर x माइनस के आएगा म्यू आर से प्लस के आएगा म्यू आर के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको खोलोगे तो f बराबर आपको क्या आएगा 0 टू इनफिनिट r स्क्वायर dr अपॉन आयोटा म्यू आर, ये वैल्यू है e की पावर आयोटा म्यू आर माइनस e की पावर माइनस के आयोटा म्यू आर। ठीक है, अब देखो e की पावर आयोटा म्यू आर और e की पावर माइनस का आयोटा म्यू आर है, वो किसके बराबर होता है, उसको आप जब एक्सपेंशन करते हैं तो ये cos और sin की टर्म में लिखा जाता है। जब इसको cos और sin की टर्म में लिखना चाहोगे तो आपको मालूम है e की पावर आयोटा म्यू आर जो होता है, यहाँ पे आयोटा x जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos x प्लस आयोटा sin x, और e की पावर माइनस का आयोटा x जो है वो किसके बराबर होगा, cos x माइनस आयोटा sin x के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों मान इसी इक्वेशन के अंदर इन दोनों मानों को रखोगे तो आपको एटॉमिक फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर आपको जो पोजीशन वेक्टर दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, क्योंकि आपको मालूम है दो प्लेन लेते हो आप, उन दो प्लेनों के बीच की आप क्या लेते हो, दो प्लेन के अंदर जो एक जैसे दिखाई देने वाले जो क्रिस्टल होते हैं, मतलब एटम्स होते हैं या फिर जालक बिंदु होते हैं, उनके बीच की जो पोजीशन होती थी वो आर वेक्टर होती थी। अगर आपको आर वेक्टर का मान दे दिया होगा तो क्वेश्चन के अंदर, तो आपके जो यहाँ से आगे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला निकलेगा, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो f बराबर अब क्या आएगा आपकी 0 टू इनफिनिट r स्क्वायर dr अपॉन आयोटा म्यू आर। ठीक है, वैल्यू आएगी cos म्यू आर प्लस आयोटा sin म्यू माइनस cos म्यू आर प्लस आयोटा sin म्यू आर। अब देखो अब आगे ये f जो है वो किसके बराबर आ जाएगा आपके 0 टू इनफिनिट 4 पाई log r स्क्वायर sin म्यू r और म्यू r dr। यही आपका क्या है, परमाणु प्रतिघनन गुणांक। ठीक है ना, ये इसका क्या है, एटॉमिक
स्कैटरिंग फैक्टर जो है उसका फॉर्मूला होता है ये इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में, ठीक है ना, जिसमें अगर आपको दो पॉइंटों के बीच में दो अलग बिंदुओं के मध्य, या फिर आप ये बोल सकते हो जो आपके पास एटम और के दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में अगर पोजीशन वेक्टर के बारे में मालूम होगा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में मालूम होगा, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस इंटीग्रेशन की सहायता से भी आप क्या कर सकते हो, आगे की तरफ वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है आर वेक्टर के दो वैल्यू आएगी आपके पास अंतर्खंडों के रूप में, वहां से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आपको उसके अंदर क्या मालूम होना चाहिए, आर वेक्टर का मान क्या होना चाहिए, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, उसी वजह से आपकी ये एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर निकलेगा। अब देखो उसके बाद में एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर जो है उसके बाद में जो वैल्यू और आती है आपकी, वो किसकी है, वो है आपके ज्यामिति परकिनेट गुण, जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर। अब ये जो कैपिटल एफ है ये किसके बराबर है, इसका क्या मान है। अब ये आपको ध्यान रखना कि जो जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्रिस्टल की ज्यामिति के ऊपर। और आप मान लो एक क्रिस्टल ओनली फॉर एक यूनिट सेल से मिलकर तो बना हुआ होगा नहीं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके यूनिट सेल्स है उसके द्वारा, जो यूनिट सेल के अंदर उपस्थित एटम्स है उनके द्वारा जो होने वाली स्कैटरिंग है वो, तथा एटम के अंदर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन की जो स्कैटरिंग होगी वो, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो किसको निर्देशित करता है, ज्यामिति स्कैटरिंग वेक्टर को। अब देखना ज्यामिति स्कैटरिंग वेक्टर जो है ना उसके अंदर आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसकी सहायता से आपको ये पता चलेगा कि कौन सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी एटम की है, मतलब कोई भी क्रिस्टल है आपके पास तो उसकी ज्यामिति कैसी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस एफ के ऊपर। इस एफ की जो वैल्यू होगी उससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो आपके पास में इस क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर कौन सी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, या फिर एफसीसी स्ट्रक्चर है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि अब देखो कि जैसे कि रियलिटी में देखा जाए तो क्रिस्टल के अंदर जो स्कैटरिंग जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो उसके अंदर जो परमाणु होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। क्योंकि आपको मालूम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें यूनिट सेल है, तो आपको मालूम है सभी के अंदर देखोगे तो जालक बिंदु होंगे, और जालक बिंदुओं के ऊपर जब हम परमाणु रखते हैं तो उसी वजह से हमें क्या मिलती है, क्रिस्टल की संरचना या क्रिस्टल की प्राप्ति होती है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के अंदर क्या लिखा था, जालक प्लस जालक बिंदु प्लस एटम, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, एक क्रिस्टल की प्राप्ति होगी, ठीक है। ये मैंने पहले पॉइंट बताया था। तो ये ध्यान रखना कि ज्यामिति प्रकीर्णन गुणांक जो होगा वो कुल मिला के आपको किसी भी क्रिस्टल की ज्यामिति या ज्योमेट्री कैसी है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देगा। और ये जो होता है ये किसके रेशियो के बराबर होता है, ये किसी भी क्रिस्टल के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर उपस्थित परमाणुओं के द्वारा जो एक्सरे होगी उसके स्कैटरिंग, तथा एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एक्सरे का क्या करता है, स्कैटरिंग करता है, तो उसके रेशियो के बराबर होता है। तो इसका जब फॉर्मूला लिखेंगे तो वो फॉर्मूला क्या आएगा, या फिर इसकी जो डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, यह गुणांक जो होता है क्या होता है, यह गुणांक एक इकाई कोष्टिका द्वारा प्रकीर्णित एक्स रे के आयाम तथा एक इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रकीर्णित एक्स रे के आयाम के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसका जो फॉर्मूला था आपने एफ बराबर क्या लिखा था यहाँ पर, e की पावर आल्फा 5 रॉ डिग्री लिखा। तो अब देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, जालक बिंदुओं के ऊपर परमाणु उपस्थित होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर अब ओनली फॉर, ये जरूरी नहीं है कि एक क्रिस्टल के अंदर आप मान स्ट्रक्चर किसी में एक परमाणु है किसी में एक से अधिक है, तो उस कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूला भी जो है इस एफ का फॉर्मूला वो किस प्रकार से प्राप्त होगा हमें, मतलब इस एफ का मान हमें किस फॉर्मूले से प्राप्त होगा, वो हमें जे
एफ ऑफ जी इंटू ई की पावर आएगा आई ऑफ जे, इस फॉर्मूले से प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब देखो इस फॉर्मूले को जब हम आगे डिराइव करेंगे, ठीक है ना, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक एफ का ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जिसके अंदर एच के एल का क्या होगा, युग्मन होगा, और उसके अंदर एच के एल की वैल्यू रखोगे तो एफ का मान आपको क्या है, तीन अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए तीन अलग अलग एफ की वैल्यू मिलेगी। उसी के आधार पर आप ये कह सकोगे कि जो एससी है उसकी स्केटिंग के लिए या उसके द्वारा एक्सरे की स्केटिंग होने के लिए एफ का मान क्या होना चाहिए, बीसीसी के लिए एफ का मान क्या होना चाहिए, एससी और एफसीसी के लिए एफ का क्या मान होगा, वो उस इक्वेशन से पता चलेगा। उस इक्वेशन के अंदर आप एचकेएल की वैल्यू जो रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का ब्रेक के नियम से कि कौन से एचकेएल वैल्यू के ऊपर कौन सी पीक मिलेगी और कौन सी पीक जो है आपको, जो जैसे आपने ये ग्राफ बनाया था उसमें आप देखोगे तो अलग अलग पीक्स मिल रही है। ये जो अलग अलग पीक्स जो होगी ना, वहां से आपको ये पता चलेगा कि ये पीक जो है ये कौन सी सेक्टर के लिए, ये कौन सी के लिए, क्योंकि ये सारी की सारी पीक्स क्या होगी, अलग अलग समांतर समूहों के जो एचकेएल के मान है उनकी पीक्स है। तो आपको एचकेएल की वैल्यू पता चल के जाएगी, तो उस कंडीशन में आप ये भी पता कर पाओगे कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके आगे काम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में।